हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटल प्रैक्टिस। 12th सेक्रेटल प्रैक्टिस के सिलेबस में अभी तक के डिस्कशंस में हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हमारे 12 चैप्टर्स है। 12 में से 5 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो आपका था वो था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकेंड सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर इन्हीं सोर्सेज के रूल्स क्या है, उसमें से 3 सोर्सेज के रूल आपको दिए गए थे, जिसमें थर्ड चैप्टर था इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां शेयर्स के रूल दिए गए थे, वो बड़ा पार्ट था। फिर फोर्थ चैप्टर था इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड फिफ्थ था डिपॉजिट्स। तो ये 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। इसमें से भी अगर आप ध्यान से देखोगे या ध्यान से रियलाइज करोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ये सबसे बड़े पार्ट थे, और फोर्थ फिफ्थ के साथ आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्लीज ध्यान रखना, अब इसके बाद जो आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, यहां से आगे जो डिस्कशंस हमारे स्टार्ट होंगे दे विल बी रिलेटेड टू नेक्स्ट पार्ट, और वो है करस्पॉन्डेंस। अभी तक हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उनके रूल्स, उनकी प्रोसीजर्स की बात की। यहां से आगे करस्पॉन्डेंस की बात हम करेंगे। हमने 11th बेसिक्स में भी देखा था कि अगर आप चाहते हो कि सेक्रेटरी के प्रोफेशन की ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो वो करस्पॉन्डेंस से ही है। सेक्रेटरी को मेजरली करस्पॉन्डेंस के लिए हायर किया जाता था। तो एज अ पार्ट ऑफ अ सेक्रेटरियल जॉब आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है लोगों के साथ, ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बेसिक्स दिए गए थे, और 12th स्टैंडर्ड मतलब वहां चैप्टर्स भी थे 3-4 जो करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड थे, और 12th स्टैंडर्ड में भी 3 चैप्टर्स है जो आपको करस्पॉन्डेंस रिलेटेड देखने हैं। बेसिकली हमको लेटर्स लिखने हैं टू द डिफरेंट पर्संस। जैसे अभी ये जो चैप्टर 6 आपके सामने टाइटल है, यहाँ आप देख सकते हो करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन करना पड़ता है, दैट इज करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर। फिर उसके बाद अगला पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर 7 जो आएगा, दैट विल बी करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। एंड उसके बाद जो आएगा वो आएगा करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट्स। नाउ मेंबर्स मतलब ही किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम बोलते हैं मेंबर्स मतलब किसकी बात हो रही है, ओनर्स। और कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है हमें इस चैप्टर में देखना है। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, तीनों पार्ट में आपको अलग अलग कम्युनिकेशंस में लेटर्स लिखने हैं। हर चैप्टर में आपको 5 लेटर्स आएंगे, और 5 5 5 मिला के टोटल 15 लेटर्स आपको इस सिलेबस से देखने हैं। बट याद रखना, अगर हम ओवरऑल इन सारे पार्ट्स को कंसीडर करते हैं तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज लेटर का एक सर्टन स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको टॉपिक फिट करना है। तो 15 लेटर्स है, बट इन 15 लेटर्स के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो सेम है। इसके अंदर जो फिर टॉपिक दिया जाएगा, जैसे शेयर होल्डर से बात करते वक्त उनको अलॉटमेंट का लेटर भेजा जाता है, फिर साल खत्म होने के बाद हम उनको डिविडेंड देते हैं। अब डिबेंचर के केस में भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर रहेगा। डिबेंचर के केस में सिर्फ डिविडेंड की जगह क्या पे होगा, इंटरेस्ट। वहां ट्रांसफर भी रहेगा, यहां भी ट्रांसफर रहेगा। सो मिला जुला के जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर सिमिलर रहेंगे। तो भले लेटर्स देखने के लिए 15 होंगे, बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट या टफ पार्ट ये नहीं होता है। सिर्फ आपको उसके साथ धीरे धीरे कोप अप करना है। और इसके पहले कि हम ये चैप्टर्स एक्चुअली स्टार्ट करें करस्पॉन्डेंस, इसके लिए हमें करस्पॉन्डेंस का बेसिक देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है बेसिक्स ऑफ लेटर। लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझना है। बेसिक लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। जब बिजनेस लेटर बनाए जाते हैं तो बिजनेस लेटर का लेआउट क्या होता है एग्जैक्टली, ये भी आपके नोट्स के साथ पार्ट हुआ दिया गया है, और ये 11th बेसिक्स में था। ध्यान रखना, ये जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये 11th बेसिक्स में था। इवन नोट्स पे अगर आप ऊपर टाइटल देखोगे तो यहाँ पे 11th कॉमर्स लिखा हुआ है। तो जैसे कंपनी का फाइनेंस समझने के लिए हमने कंपनी का पूरा बेसिक देखा, उसी तरीके से करस्पॉन्डेंस समझने के लिए हमें उस करस्पॉन्डेंस का, बिजनेस लेटर्स का लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर, वो समझना काफी जरूरी है। बिना वो समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते, और इसी रीजन की वजह से हमें पहले वो बेसिक्स देखने हैं। ये बेसिक्स हम एक सेशन में हो सकते हैं, आज के सेशन में, अगर नहीं हुआ तो कल के सेशन में 2 सेशंस में बेसिक होंगे, फिर हम लेटर्स स्टार्ट कर पाएंगे। प्लस पहला जो लेटर्स का चैप्टर है, चैप्टर 6 करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, ये चैप्टर कंप्लीट होने में धीरे धीरे हम जाएंगे। वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। एक बार जब वो चैप्टर 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये जो दोनों है इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस होने के बाद आगे ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है। तो चैप्टर 6 हम अच्छे से देख लेंगे, साथ ही साथ में जैसे ही चैप्टर 6 खत्म होता है फिर आगे 7 और 8 आपके लिए काफी कंफर्टेबल और इजी रहेगा। फिर आगे 9, 10, 11 रेगुलर वापस थ्योरी चैप्टर्स उसके स्टार्ट होंगे, जहां पे 9th और 10 डिपॉजिटरी डीमटेरियलाइजेशन का रहेगा,
10 चैप्टर इंटरेस्ट और डिविडेंड का रहेगा, 11 फाइनेंशियल मार्केट का रहेगा, 12 स्टॉक मार्केट का रहेगा, तो आगे वो रेगुलर थ्योरी पार्ट रहेंगे। वो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे देखते चलेंगे। तो बेसिक लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हमें आज के सेशन में समझना है। वो एक बार अगर हम अच्छे से कर लें तो आगे लेटर्स देखना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। सी, लेआउट मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लेटर। लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ अ लेटर। स्ट्रक्चर की लेटर में कौन सी चीज कहाँ लिखी रहेगी, पहले क्या रहेगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, वो सब हमें दिया है। फिर इट इज एन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ अ मैटर इन अ प्रॉपर वे फॉर क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन टू द रीडर। तो रीडर जब ये लेटर देख रहा है तो उसको वो अच्छे से समझे कि किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या डिटेल्स इसकी है, फिर लेटर के बाद सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ इस लेटर में रहेगा। इवन अगर आप अभी यहां देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आगे स्ट्रक्चर ही दिया है, जिसमें पहला आप देख सकते हो यहाँ लिखा है हेडिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग। लेटर का हेडिंग उन्होंने सबसे पहले दिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो हेडिंग में क्या आता है, तो कंपनी का नाम, ओके पेंसिल चल रही ज्यादा, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है, ये डॉटेड लाइंस ये जो खाली रखे हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, कंपनी का नेम एंड एड्रेस, की कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। एड्रेस वगैरह के साथ साथ देखो यहाँ पे एक CI नंबर लिखा है, ये हमने कंपनी के बेसिक्स में 11 बेसिक्स में देखा था, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो 21 डिजिट्स का होता है, और वो 21 डिजिट्स का नंबर जो है वो हर कंपनी की आइडेंटिटी है जो उसको हर कम्युनिकेशन में लगता है। फिर टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट एक्सेट्रा, याद रखना ये पूरा एक ही चीज है, कौन सी, हेडिंग। फिर उसके बाद आएगी डेट, फिर आएगा रेफरेंस नंबर, ये क्या होता है, रेफरेंस नंबर हमें एक एक देखना है। फिर इनसाइड एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी में ये 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, कंक्लूजन, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, इनक्लोजर्स, CC कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं। सी, ये सारा जो पार्ट है ये एक लेटर के स्ट्रक्चर में आता है। तो ये सारे पार्ट क्या है ये हमें 1 बाय 1 एग्जांपल के साथ सीखने, बिकॉज याद रखना अभी मैंने इसको रफली क्विकली आगे बढ़ाया है। जब मैं सारे पार्ट पूरे के पूरे सारे पार्ट में वापस डिस्कस कर लूँ, एक साथ आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो वापस मैं इस स्ट्रक्चर पे आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको रफली दिखाया कि क्या है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको देख के समझ में आ रही है, नेम एंड एड्रेस में क्या होगा, नेम एंड एड्रेस। कुछ चीजें हो सकती है जिसका टेक्निकल एस्पेक्ट आपको ना पता हो कि सैल्यूटेशन क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है। तो यही सारी चीजें हमें डिटेल 1 बाय 1 सीखनी है। ये हम कंसेप्चुअली सीख लेंगे कि क्या होता है, तो आपको लेटर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विकली आप लेटर्स ड्राफ्ट कर पाओगे। जब ये हो जाएगा तो ये आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ आगे एक एक डिटेल्स हमने ली है, लेआउट कंटेंट्स के जो फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेट्रा वो हम देखेंगे 1 बाय 1 डिटेल की क्या होते हैं। और एक बार जब आप ये डिटेल समझ जाओगे तो आपको ये कंटिन्यूअसली 15 लेटर्स में फॉलो करनी है, और इसीलिए आपको ये लेक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हमने स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छे से आपको इन्हें फॉलो करना है। लेट्स सी, तो बढ़ते हैं, लेआउट के नीचे क्या थोड़ा सा बेसिक दिया है वो पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। द फॉर्मेट ऑफ लेटर शुड बी विजिबली अपीलिंग, कि सही दिखे, अच्छा लगे, एंड करेक्ट। इन प्रेजेंट टाइम डिफरेंट अलाइनमेंट्स आर यूज, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एक्सेट्रा। तो लेफ्ट से लिखा जाना, राइट से लिखा जाना, सेंटर से लिखना, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ लेआउट कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो क्या क्या होता है जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा, 10-11 अलग अलग पार्ट देखे, हेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब वो क्या है वो एक एक डिटेल हमें क्लोजली एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला है हेडिंग। तो जब हम बात करते हैं हेडिंग, तो हेडिंग में आता है मीनिंग, कंटेन द नेम, क्या आता है उसका मीनिंग, हेडिंग कंटेन्स, ओके ये मीनिंग था, ये हटा दो यहां से, हेडिंग लिखो वहां पे, हेडिंग कंटेन्स द नेम। हेडिंग में क्या रहेगा, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, CIN ऑफ अ कंपनी, CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर विच इंट्रोड्यूसेस द सेंडर टू द रिसीवर। कौन सेंड कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स कहां पे रहेगी, हेडिंग। यूजुअली प्रिंटेड लेटर हेड्स आर यूज। तो नॉर्मली कंपनी, बड़ी कंपनीज होती है वो प्रिंटेड रखते हैं ये पूरा, क्योंकि हर लेटर में ये लिखना ही है, ये जो हेडिंग हम बात कर रहे हैं ये हर लेटर में आएगा ही।
जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, सीआईएन, और ये बदलने वाली चीजें है नहीं, ईमेल आईडी, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा। तो जब वो हेडिंग पढ़ता है, सामने वाला जब वो लेटर ओपन करके ऊपर हेडिंग देखता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई इस कंपनी ने भेजा है, इस जगह से भेजा है, कि कंपनी का फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, एक्सेट्रा। तो सेंडर, याद रखना, कंपनी का लेटर सेंड करने वाला पर्सन कौन है? कंपनी लेटर सेंड कर रही है, तो वो कौन है, उसकी पूरी आइडेंटिटी कहां से क्लियर होगी? हेडिंग। जैसे अभी आप यहाँ अगले एग्जाम्पल में देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया। फिर उसके बाद आगे दिया है 17C SB रोड MIDC पुणे 411015, तो ये पूरा एड्रेस हो गया, पिन कोड के साथ ये एड्रेस लगता है। फिर आगे दिया है, देखो ये जो है CIN नंबर, ये 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। कितने डिजिट होते हैं इसमें? 21 डिजिट, याद रखना, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल कोड भी है। तो ये 21 डिजिट का ये पूरा कोड रहता है, जो प्रॉपर कंपनी को असाइन किया जाता है। ROC जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, उसमें ये लिखा रहता है। फिर टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। तो ये जो पूरा सामने अभी आपके स्क्रीन के सामने ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो पूरा बॉक्स है, ये है कंपनी का हेडिंग। ये जो पूरा बॉक्स है, ये एग्जाम्पल तो नहीं, बट टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, ये क्या है? आपका पूरा हेडिंग। और याद रखना, एक्चुअल लेटर्स जब लिखते हैं, तो जैसे मैंने लेआउट में दिखाया कि कौन सी चीज क्या है, तो ऐसे इधर ये नहीं रहता, मतलब ऊपर ऐसा लिखा हेडिंग और फिर टाटा मोटर 17SB, नहीं, ऐसा नहीं रहता, ये ऐसा अलग से नहीं लिखना पड़ता है। वो हेडिंग में क्या आता है ये दिखाने के लिए वहां दिया है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि अगर हमें कुछ लेटर दिखना है, जैसे ये लेटर 1 करके फॉर्मेट है, तो कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो ये हेडिंग, जहां कंपनी का नाम एक्सेट्रा, नॉर्मली कंपनी ये प्रिंटेड रखती है, तो जिसको जैसा लिखना है या टाइप करवाना है, वो उसको वैसे टाइप कर सकता है। तो ये हेडिंग है। याद रखना, हेडिंग में क्या क्या आएगा, तो आप ऊपर देख सकते हो, इसी सेम एग्जांपल मैंने कंटिन्यू किया है। क्या क्या आता है? कंपनी का नेम, फिर एड्रेस, एड्रेस विथ पिन कोड, याद रखना पिन कोड के साथ एड्रेस आएगा। फिर CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। और इसी तरीके से आपको ये लेटर्स लिखने हैं। आपको एग्जाम में ये बनाना पड़ता है, रेडीमेड नहीं आता है, बनाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। 10th तक के पार्ट में भी आपने एग्जाम में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में लेटर लिखे होंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो आपको नॉर्मली 10th तक के सिलेबस में ऐसा होता था कि दिया रहता कि कौन लेटर सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है। अब जब आप 12th में SP में करस्पॉन्डेंस में देखोगे, तो ऐसा नहीं दिया रहेगा कि कौन किसको सेंड कर रहा है। आपको डायरेक्टली बोला जाएगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल में बोलो, राइट अलॉटमेंट लेटर टू शेयर होल्डर। कौन कंपनी भेज रही है, तुमको ही लिखना है। किस पर्सन को भेज रही है, तुमको ही लिखना है। ऐसा नहीं आता है, स्कूल लेटर्स की तरह नहीं आएगा कि राजू ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर भेजा क्योंकि रास्ते में गड्ढा हो गया था, उसको ठीक करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी को रिक्वेस्ट लेटर भेजा। नहीं, तो राजू कौन है, कहाँ है, सब क्वेश्चन में दिया रहता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट अलॉटमेंट लेटर टू शेयर होल्डर, कंप्लीट क्वेश्चन। अब कौन कंपनी है तुम डिसाइड करो, या फिर आगे जाके राइट अपॉइंटमेंट, राइट इंटरेस्ट लेटर टू डिबेंचर होल्डर, राइट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेटर टू डिबेंचर होल्डर, राइट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स, ऐसे। तो आपको डायरेक्टली वो सब्जेक्ट दिया है, बाकी कंपनी कौन है, फिर शेयर होल्डर कौन है, डिबेंचर होल्डर कौन है, डिपॉजिटर, ये सब तुमको खुद लिखना पड़ता है। और इसीलिए आपका होमवर्क एक याद रखना है कि ये जो हेडिंग है, जैसे अभी मैं मेरे लेटर्स में ये कंपनी यूज करने वाला हूँ, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये मैंने बुक कर ली है। सिंपल, बुक कर ली मतलब मेरी नहीं है, बट बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको एक कंपनी ढूंढनी है जिसमें उसका नाम, एड्रेस, ये सारी डिटेल जो मैंने अभी यहाँ लिखी है वो सारी रहे। आप एड्रेस लेने वाले हो, सपोज कोई आप इमेजिनरी कंपनी बना रहे हो, तो वो इमेजिनरी कंपनी बनाते वक्त भी ये चीज का ध्यान रखना कि पिन कोड उसका सही रहे, राइट। जैसे जलगांव में ले रहे हो तो 42500123 जैसा भी जो भी पिन कोड है। फिर ये जो CIN नंबर है ये थोड़ा प्रॉपर रहे, एग्जैक्टली कितने डिजिट का कैसा रहता है वो। फिर टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये थोड़े प्रॉपर रहो, अगर आप इमेजिनरी भी नाम दे रहे हो तो भी। और जो भी आप कर रहे हो, याद रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट, नो प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं लेगा। बिकॉज जब हम शेयर्स की अलॉटमेंट की बात करेंगे, पब्लिक इशू होगा, ऐसा वैसा बोलेंगे, तो प्राइवेट कंपनी को तो पब्लिक इशू करना अलाउड ही नहीं होता है।
तो फिर आप उसके लेटर लिखोगे कैसे? इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही रखनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं। तो आपको एक प्रॉपर कंपनी का नाम, एड्रेस या तो बनाना है या तो एक्चुअल ढूंढना है। आप टेक्स्ट बुक अगर रेफर करते हो, टेक्स्ट बुक में अलग अलग कंपनीज के नाम दिए, वहां से कुछ उठाते हो तो भी मुझे चलेगा। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके बाद जब भी आप लेटर लिखोगे, हर लेटर के लिए हमारी कंपनी सेम है। टेक्स्ट बुक में दिया है अलग अलग कंपनीज के सारे 15, 16, 17 लेटर दिए, हम एक ही कंपनी लिखेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एग्जाम में थोड़ी ना 15 लेटर आएंगे, एग्जाम में 2 या 3 लेटर आएंगे, और उन दोनों तीनों के लेटर के लिए हम एक कंपनी यूज नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी रूल है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर कंपनी, हर लेटर, आई रिपीट एवरी लेटर, हर लेटर जो आप लिखोगे उसका एड्रेस जो है, सेंड करने वाली जो कंपनी है, जो ऊपर हेडिंग आने वाला है, वो सेम ही रहेगी। और इतने सारे 15-16 लेटर्स में जब हम वही प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के लिए हम बहुत ज्यादा रेडी रहेंगे, क्योंकि हमको ये 15-17 बार करने के बाद लर्न हो जाएगा। और एक बार लर्न हो गया तो एग्जाम में नहीं तो क्या हो जाता है कि कौन सी कंपनी लूं, फिर उसका नाम क्या लूं, फिर उसका एड्रेस, वहां क्यों ढूंढ रहे हो? यही से प्रैक्टिस करके जाओ तो 2 मिनट में फॉर्मेट रेडी। और जैसे कि मैंने बोला, पूरे लेटर को अगर आप 1.5 पेज का लिखते हो तो 1.5 पेज में से मेजोरिटी, आधे से ज्यादा पार्ट जो है फॉर्मेटिंग का होता है, जिसका एक पार्ट है हेडिंग। तो हम सबके लिए वो कॉमन लेंगे, सो दैट आप हर लेटर में वही एड्रेस लिख के आपको लर्न हो जाएगा। एग्जाम में आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, फटाफट 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 लिख के 2 मिनट में स्ट्रक्चर रेडी, 5 मिनट में लेटर रेडी, टाइम बचता है। वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट में टाइम की तकलीफ रहती है, तो लेटर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है, तो उस एंगल से भी सोचना है आपको, तो इसीलिए ये ध्यान रखना। तो हम लेटर का लेआउट देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लेटर में, तो उसमें सबसे पहली चीज जो उन्होंने हमको सिखाई वो है हेडिंग। सेकेंड, अगला है डेट। अब डेट का काफी इंपॉर्टेंस होता है लेटर में, क्योंकि ये लीगल एविडेंसेस में भी यूज हो सकता है, इसीलिए डेट का हम ध्यान रखना चाहिए। सपोज हम कोई रैंडम डेट लेते हैं, सपोज 18 जून 2020, ऐसी कोई मैं डेट ले रहा हूं, 18 जून 2006। अब 18 जून 2006 अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। 2020 मैं 18 जून 2020 ऐसा लिख सकता हूं, 1806, कोई ऐसा लिखेगा, कोई ऐसा लिख सकता है, कोई ऐसे लिखता है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं डेट लिखने के। और फॉर्मल लेटर में ये जो सामने अभी आपके स्क्रीन के सामने ये जो 2 तरीके हैं, ये सारे गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। प्रॉपर डेट लिखी जाती है कुछ इस तरीके से, 18 जून 2020। एक और तरीका हो सकता है 2020 जून 18, मतलब पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। या ऐसा भी लिखा जाता है 2020 कॉमा 18 जून। ये प्रॉपर तरीके होते हैं। इसमें भी जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, हमारे लिए जो कंफर्टेबल होता है DDMMY, पहले डेट्स फिर मंथ फिर ईयर। बिकॉज जैसे यूएस में होता है पहले ईयर होते हैं फिर डेट्स फिर मंथ आते हैं, तो इसलिए फिर हम हमारे यहाँ जो प्रॉपर तरीका फॉलो होता है वही यूज करेंगे। तो डेट हमेशा इसी तरीके से लिखी जाएगी, याद रखना। और जब ये डेट लिखा जाता है फिर 2-3 लोग और चीजें और गलतियां करते हैं। जैसे 18 जून की जगह अगर 18 जनवरी लिखना है तो लोग ऐसा लिखते हैं 18, ये 18 जनवरी 2020, दिस इज द प्रॉपर वे। बट लोग इसको कैसा लिख देते हैं 18, एब्रीवेशंस कर देते 18 जैन। क्या जैन? जान कोई संबंध नहीं, किसी चीज का कोई संबंध नहीं। जैन, फेब, मर ही हो ना, मार्च तो हुआ नहीं हो, मर। फिर अप्रैल को APR, एप, क्या है ये? तो याद रखना, तुम अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम नहीं लिख रहे हो, तो ज्यादा रिका में शॉर्टकट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे है, तारीख यूज करो 18 जनवरी 2020। अब जब हम लेटर्स लिखेंगे, लेटर्स लिखते वक्त आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। हर चैप्टर में हम 5-5 अलग अलग लेटर्स लिखने वाले हैं, उसमें से मेजॉरिटी लेटर, कुछ लेटर्स छोड़ के बाकी सारे लेटर्स में हम हमेशा करंट डेट यूज करेंगे। जो भी उस दिन की करंट डेट है वही डेट हम यूज करेंगे। बिकॉज होता यह है कि
कि उस करंट डेट के आसपास, उस करंट डेट के आगे पीछे, या उस दिन के, उस डेट के आगे पीछे हमें दिन काउंट करने होते हैं। जैसे अलॉटमेंट का लेटर है, तो अलॉटमेंट के लेटर में कभी कभी लॉजिक लगाना पड़ता है कि इस दिन लेटर लिख रहे, तो इसका मतलब पहले एप्लीकेशन आया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉट किया 2 दिन पहले, तो हमें पीछे आगे डेट्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो करंट डेट अगर हमारे सामने है, तो उस करंट डेट का बेनिफिट उठा के हम प्रॉपरली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी याद रखना, यहाँ पे क्या लिखनी है आपको, करंट डेट, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, तो वो डेट हमको फॉलो करनी है। देखते हैं आगे, डेट का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे। डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर जस्ट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के जस्ट नीचे। Date includes the date, month and year on which the letter is typed. Letters without date are incomplete. Date is very important as letters act as a legal evidence. तो लेटर को एज ए लीगल एविडेंस यूज किया जाता है, इसीलिए उसकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। सो ब्रिटिश स्टाइल उन्होंने बोला 1 अप्रैल 19, जो हमारे यहाँ भी फॉलो होती है इसी तरीके से, दैट डेट, मंथ, ईयर। एंड जो अमेरिकन स्टाइल उन्होंने देखा पहले अप्रैल 1, 2009, तो पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो अलग अलग तरीके होते हैं, हमें ये तरीका फॉलो करना है ब्रिटिश स्टाइल, क्योंकि इंडिया में भी वही फॉलो होता है। पहले आते हैं डेट्स, डीडी, मंथ एंड वाई, ईयर। ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो आपको दिया है वो है रेफरेंस नंबर, थर्ड कंटेंट। तो पहले हेडिंग था, फिर था डेट, अब थर्ड कंटेंट जो दिया है वो है रेफरेंस नंबर। अब समझ लेना कि क्या होता है। बेसिकली जब फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, स्पेशली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब लेटर भेजे जाते हैं और जब लेटर आते हैं, दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसे जो लेटर्स कंपनी से बाहर दिए जाते हैं, कंपनी से किसी ने भेजा तो उनको आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, आउटवर्ड रजिस्टर। तो आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री लिखी जाती है कि ये लेटर इस दिन इस डिपार्टमेंट ने यहां से वहां भेजा। तो कंपनी जिन जिन को लेटर भेजती है उसका रिकॉर्ड रहता है आउटवर्ड रजिस्टर। और जब कंपनी को लेटर आते भी है ना, तो मेन ऑफिस पे जब लेटर आता है तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं कि इस दिन को ऐसा ऐसा लेटर कंपनी में आया, तो वो होता है इनवर्ड रजिस्टर। तो बेसिकली इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर ये रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितने लेटर कंपनी ने किसने कब कौन से किसको भेजे और कंपनी को कितने कब कैसे आए। तो ये लेटर्स का इनवर्ड और आउटवर्ड क्या मेंटेन होता है, रजिस्टर, और उस रजिस्टर का रेफरेंस नंबर लिखा जाता है। जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेटर भेज रहा है तो प्रोडक्शन का पी, फिर साल भर में लेटर जो भेजे जाते हैं उसका सीक्वेंस नंबर और वो ईयर, इस तरीके से वो रेफरेंस आता है। सी हम देखेंगे और एक एक क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा। इट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग, ये भी हेडिंग के नीचे आता है। याद रखना, राइट में आती है डेट और लेफ्ट में आता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर इज गिवन टू हैव अ क्विक रेफरेंस, ओके ध्यान दो। रेफरेंस नंबर इज गिवन टू हैव क्विक रेफरेंस टू मैटर कंसर्न। रेफरेंस नंबर इज अ नंबर और अ वर्ड यूज्ड बाय द लेटर राइटर। एवरी आउटगोइंग लेटर इज गिवन अ रेफरेंस नंबर। हम अभी लेटर भेज रहे, याद रखना कंपनी लेटर सेंड कर रही, तीनों चैप्टर्स में कंपनी लेटर सेंड कर रही, तो आउटवर्ड रजिस्टर के रेफरेंस नंबर आएंगे। तो जैसे यहाँ पे है, अभी आप ये देख सकते हो, पहला वाला पार्ट जो है ये अभी मैं समझा रहा हूं। ये पहले वाले पार्ट में जब आप पढ़ते हो कि ये 91/P 2019 है, तो 91 इज अ लेटर नंबर जो इस साल भेजा गया, सीरियल नंबर ऑफ अ लेटर जो इस साल भेजा गया। फिर P इज अ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट से भेजा गया, और कौन से साल में, 2019। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन आता है कि सर परचेज की जगह प्रोडक्शन में भेजा होता तो फिर तो नाम P और P सेम होता, फिर कंफ्यूजन होता। अगर ऐसा है कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और परचेज डिपार्टमेंट भी, मैन्युफैक्चरर अगर है, देखो अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए तो सिर्फ परचेस और सेल रहता है, प्रोडक्शन नहीं रहता है। बट अगर मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन भी रहेगा और रॉ मटेरियल के लिए परचेस भी रहेगा। तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे, तो उस केस में 91/P की जगह वो लिखेंगे PUR, परचेस 2019। प्रोडक्शन का जब होगा तो वो लिखेंगे 91PROD। 91 मतलब वही लेटर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, अगला लेटर हो सकता है 92, प्रोडक्शन 2019। कभी कभी ये ईयर फाइनेंशियल के साथ रेफर करते हैं, जैसे 1920, 2019, 2020 ऐसा लिखा जा सकता है। तो सीरियल नंबर, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि अगर लेटर्स बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनना, लेटर्स बहुत ज्यादा है, एक एक महीने में हजारों लेटर जाते हैं,
तो मंथली रिकॉर्ड रहेगा। फिर कैसा रहेगा ये 91 परचेस डिपार्टमेंट, सपोज ये मंथली रिकॉर्ड है, याद रखना ईयरली नहीं, रिकॉर्ड कैसा है मंथली, तो 91 परचेस डिपार्टमेंट अप्रैल 2019। अगले महीने आया 270 परचेस डिपार्टमेंट मई 2019। अब ये सब किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर, कि कितने लेटर किस डिपार्टमेंट से जाते हैं। अगर बहुत सारे लेटर जाते हैं तो ये रिकॉर्ड मंथली मेंटेन हो सकता है, नहीं तो ईयरली। कुछ कुछ इसमें तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो ये सारी जो चीजें, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जब हम ये रेफरेंस नंबर्स लिखते हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बट आपको ये अपने आप से सीखना है कि कैसे लिखे जा सकते हैं। तो कुछ इनिशियल लेटर्स जब आएंगे, ध्यान रखना, जब इनिशियल लेटर्स आएंगे तो मैं रेफरेंस नंबर साथ में लिखूंगा, फिर बाद में ये आपको खुद से आने चाहिए, बिना देखे आपको खुद से ये रेफरेंस नंबर बनाते आने चाहिए, सो दैट फिर आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। और ये भी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है, प्लीज याद रखना। ऊपर हेडिंग आ गया, राइट साइड में डेट आ गई, लेफ्ट में आ गया रेफरेंस नंबर। इवन अगर मैं आपको पिछले पेज पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा हेडिंग यहाँ पे खत्म होने के बाद ये लाइन ड्रॉ हुई, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे था आपका डेट और यहाँ पे है आपका रेफरेंस नंबर, सेम लाइन में। एक राइट में डेट है और लेफ्ट में जो है रेफरेंस नंबर। अगर याद रखना, इन केस ऐसा होता है कि आपका रेफरेंस नंबर और डेट बड़ा है, और अभी तो मेरे पास ये प्रिंटेड था तो मैंने ये गैप मेंटेन रखा, बट अगर ये गैप बहुत छोटा हो रहा है तो रेफरेंस को एक लाइन नीचे ले लेना। मतलब जैसे अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं स्पेसिफिकली इस लेटर में, तो ये लेटर जो मैंने बोला था कि फॉर्मेट में फॉलो करूंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये दूसरा फॉर्मेट है जहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये डेट है, तो यहाँ पे आएगी डेट। अगर ये डेट और ये लेफ्ट साइड में इसी लाइन में आएगा आपका रेफरेंस नंबर। इनके बीच में अगर ये गैप बहुत कम हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नोटबुक क्योंकि किसी का छोटा बड़ा होता है, हैंडराइटिंग किसी किसी का बड़ा होता है, इसलिए भी गैप का प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे लिखना रेफरेंस नंबर डेट के नीचे, यहाँ डेट आएगी और नेक्स्ट लाइन पे आएगा रेफरेंस नंबर। तो पहला हेडिंग, दूसरा डेट, तीसरा रेफरेंस नंबर, ये बेसिकली आउटवर्ड रजिस्टर्ड नंबर रहेगा। तो ये अभी तक 3 कंटेंट हमने देखे। फिर आगे बढ़ते हैं। इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस मतलब रिसीवर्स एड्रेस। ये किसका एड्रेस रहेगा, रिसीवर ऑफ द लेटर, लेटर का जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, कि उसका नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। सी, इट कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर ऑफ अ लेटर। इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर, लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में। फॉर पर्सनल नेम लाइक मिस्टर, श्री, मिसेस, श्रीमती, ये यूज होते हैं किसी पर्सन को भेजा है तो। फर्म को भेजा है तो मेसर्स करके यूज होता है, यूज टू। तो जैसे एग्जांपल दिया है, मिसेस पल्लवी पठारे, 18A गणेश कॉम्प्लेक्स, MG रोड, रत्नागिरी, 415612 पिन कोड के साथ। फिर ये फर्म को भेजा है तो मेसर्स जगन्नाथ ट्रेडिंग, मार्केट यार्ड, सांगली, 416346। सो मुद्दा यही है कि आप जो रिसीवर को लेटर लिखोगे, किसी का भी नाम लिखना, एड्रेस लिखना, बट पिन कोड के साथ। अगर आप उसका सिटी जो लिख रहे हो तो गूगल कर लेना कि भाई सिटी का पिन कोड क्या है, तो अननेसेसरी इधर उधर नहीं जाना है, राइट। तो ये रिसीवर का एड्रेस, तो हेडिंग हो गया, डेट हो गया, रेफरेंस, और इनसाइड एड्रेस मतलब रिसीवर का एड्रेस। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो अगली चीज लिखी जाती है वो है सब्जेक्ट। हम आपको लेटर लिख रहे हैं, क्यों ये लेटर लिखा जा रहा है वो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सी, इट इज रिटन इन द ब्रीफ एज सब्जेक्ट, ऐसा SUB ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं। इट शोज द पर्पज ऑफ लेटर, क्यों लिखा गया ये लेटर। द रीडर गेट्स द आइडिया ऑफ मैटर ऑफ लेटर विदाउट रीडिंग द लेटर कंप्लीटली। मतलब जब वो लेटर खोल के सब्जेक्ट पढ़ता है तो सब्जेक्ट से उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, तो इसलिए। It helps to send it to the concerned section or department and quick filing is possible. Sometime reference line is also written to give a reference of advertisement document etc. तो सब्जेक्ट के साथ बहुत बार एक और रेफरेंस आता है। और प्लीज याद रखना, ये जो रेफरेंस लाइन अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये रेफरेंस लाइन और रेफरेंस नंबर दोनों सेम नहीं है। दिस इज रेफरेंस लाइन की एडिशनल रेफरेंस। जैसे अगर सपोज आप किसी कंपनी में जॉब एप्लीकेशन लेटर देखते हो, कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हमारे पास ऐसी ऐसी जगह खाली है, आपको एप्लीकेशन करना है, तो आप क्या करते हो, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, और ब्रैकेट में लिखते हो रेफरेंस एज पर यूर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस। इस तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडवर्टीजमेंट आई थी, उस हिसाब से मैंने ये एप्लीकेशन लिखा है।
तो वो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस नंबर नहीं। रेफरेंस नंबर अलग है जो ऊपर आता है, रेफरेंस लाइन अलग है। सब्जेक्ट ओपनिंग अ करंट अकाउंट, बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है या कुछ भी। नेक्स्ट सैल्यूटेशन। नाउ सैल्यूटेशन इज द फर्स्ट ग्रीटिंग, कि हम उस पर्सन को फर्स्ट ग्रीट करते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर आप फॉर्मल लेटर देखते हो तो हम देखते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या डियर सर, डियर मैडम, ऐसे जो वर्ड्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज अ ग्रीटिंग फ्रॉम राइटर टू द रीडर। पहला ग्रीट होता है, पहला हमारा कॉन्वर्सेशन होता है वहां से शुरू। इट क्रिएट्स फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड। इट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बिलो द इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस के नीचे ये सैल्यूटेशन आता है। इसमें आता है डियर सर और डियर मैडम और रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से लिखा जाता है। अब याद रखना, जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नॉर्मली लेटर स्टार्ट करते वक्त ब्लाइंडली ऐसा स्टार्ट कर देते हैं दैट जो सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन के बारे में थोड़ा एक एडिशनल प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखना। तो ऐसा होता है जैसे यहां पे वो कर रहे हैं डियर सर और मैडम। अब होता क्या है, ध्यान रखो, ऊपर जब इनसाइड एड्रेस लिख रहे हो तो इनसाइड एड्रेस में आपने लिखा है मिस्टर प्रकाश पाटिल। इनको आप लेटर लिखना चाहते हो, उनका एड्रेस यहां लिखा है, बीच में यहां पे सब्जेक्ट आ गया कि क्यों हमने लेटर लिखा, और सैल्यूटेशन में आपने लिखा डियर सर और मैडम। अब ये चीज जो है नाउ अ डेज इसका ध्यान रखा जाता है एज अ पार्ट ऑफ अ सेक्रेटरी प्रैक्टिस, कि अगर तुम ऊपर लिख रहे हो मिस्टर प्रकाश पाटिल और नीचे जब तुम लिखते हो डियर सर और मैडम, तो तुम सर भी हो सकते हो, मैडम भी हो सकते हो, तो फिर मिस्टर प्रकाश क्यों लिखा? तुम अगर उनको मिस्टर लिख रहे हो और नीचे तुम बोलोगे डियर सर और मैडम, और अदरवाइज सपोज यहाँ पे कोई रिसीवर जो है वो है सपोज मिसेस, से फॉर एग्जांपल मिसेस साक्षी, जो भी साक्षी होगी बुरा नहीं मानना है, सपोज यहाँ पे कोई है मिसेस साक्षी पाटिल, ये है। अब वो मिसेस लिखने के बाद आप नीचे क्या लिख रहे हो? डियर सर और मैडम, मतलब साक्षी को डियर सर लिखोगे बुरा तो लगने वाला है ना, राइट? तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है। इसको क्या है, देखो कोई एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्शन उठाने नहीं आता, सबको पता है कि नॉर्मली ऐसे लेटर्स में लिखा जाता है, बट एज अ पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डेंस ड्यूटी इसको थोड़ा केयरलेस माना जाता है। तो अगर क्लियर है ऊपर जेंडर तो डियर सर लिखो, डियर मैडम लिखो, ये बेटर होता है। या बहुत बार अगर नोन पर याद रखना, डियर ये सैल्यूटेशन हम तब लिखते हैं जब हम लोगों के लिए नोन है। अगर हम किसी अथॉरिटी को, बड़ी अथॉरिटी को लिखते हैं तो हम वहां पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखो ऐसा। बट ये रिस्पेक्टेड सर मैडम ऐसा, बट अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली जेंडर क्या है तो आप सर मैडम ये दोनों लिखने से अच्छा अगर किसी जेंटलमैन को लिखा जा रहा है तो डियर सर, लेडीज को लिखा जा रहा है तो डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसा लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर डियर लिखना है या रिस्पेक्टेड लिखना है? तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम लेटर लिखते हो, किसी अननोन पार्टी को लिखते हो या किसी बड़ी अथॉरिटी को लिखते हो तो रिस्पेक्टेड। अगर आप आपके रेगुलर पार्ट जैसे आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, उनको लिखते हो देन यू कैन राइट द डियर। तो हमारे जो लेटर्स है उसमें हम यूज करेंगे आइदर डियर सर या मतलब डियर सर और डियर मैडम। तो जो भी आपका रिसीवर है उसके हिसाब से है। अगर आप किसी लेडी को लिखते हो तो डियर मैडम लिखना, अगर आप रिसीवर में किसी जेंट्स का नाम लिखते हो तो डियर सर लिखना। एक डाउट फिर नॉर्मली इन सेशंस में हमेशा से जो मुझे पूछा जाता है कि सर अगर ऐसा है किसी का नाम किरण है, अब ये किरण नाम ऐसा है कि जो लड़कियों का भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो लड़का लड़की दोनों के लिए होते हैं, फिर उस केस में क्या करना? फिर उस केस में नहीं पता है तो डियर सर या डियर मैडम ऐसा लिखो। बट जब हम लेटर्स लिख रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं, तो हमें तो इस चीज की आइडिया है, क्लैरिटी है, इसलिए डियर सर या डियर मैडम इतना ही लिखना। डियर सर ऑब्लिक मैडम ऐसा मत लिखना। और एग्जाम में जानबूझ के फिर क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? ऐसा नाम लिखो जो सही दिखे कि भाई ये लड़की के लिए लिखा जाता है, ये लड़के के लिए, इस तरीके से करो। ये हमारे एग्जाम के लिए। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखना। मॉडर्न डेज में मतलब करंट डेज में करस्पॉन्डेंस और आगे जा चुका है। हमारे सिलेबस में भले उसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, बट और आगे जा चुका है। अब क्या करते हैं कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, ऐसी चीजों की वजह से काफी ऑफेंस क्रिएट होते हैं। और लीगली नाउ देयर आर नॉट ओनली टू जेंडर्स, अर्लियर दे यूज्ड टू बी मेल
फीमेल. नाउ देयर आर 3 जेंडर, मेल फीमेल अदर लिखा रहता है या मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर. लीगली याद रखना इट्स कंपल्सरी नाउ इन अ कॉन्स्टिट्यूशन और ऑन द इन इंडियन लीगल सिस्टम देयर हैज टू हैव अ 3 जेंडर्स इन एप्लीकेशन फॉर्म्स आल्सो. इवन बैंक एप्लीकेशन फॉर्म हो, कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म हो, वहां पे जेंडर के 3 कॉलम होना जरूरी है. मेल, फीमेल, अदर या फिर ट्रांसजेंडर ऐसा भी लिखा जाता है. विच इज अ करेक्ट थिंग, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज अदरवाइज जो ट्रांसजेंडर है उनको ये काफी मतलब ये सोशली हेटरेट फील करना पड़ता है, बिकॉज लीगली उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है और अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है. तो उससे बेटर है ये थोड़ा सोशल मैसेज पे चले गए, बट ये जरूरी है. तो ऐसे सारे सिचुएशंस में कंपनीज के लिए ये गलत दिखता है कि तुम किसी को एज अ जेंडर आइडेंटिफिकेशन में लगाते हो, फिर मिस्टर, मिसेस, मिस एक्सेट्रा. उससे अच्छा आजकल कंपनीज ने बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका ढूंढा है. जैसे वो कस्टमर्स को अगर लिखते हैं, कस्टमर्स को लिखते हैं तो वो ऐसा लिख देते हैं डियर कस्टमर. फिर अब वो कस्टमर लेडी है, जेंट्स है, ट्रांसजेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. डियर कस्टमर. सेम विद द शेयर होल्डर, डियर शेयर होल्डर ऐसा लिख दो, या फिर डियर डिबेंचर होल्डर. ये हमारे रेगुलर पार्ट है, इनको हम डियर लिख सकते हैं. और जिनको रिस्पेक्टेड लिखना आ सकता है लिखना रिस्पेक्टेड. जैसे सपोज बैंक मैनेजर को आप पहली बार कुछ लेटर लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड मैनेजर, रिस्पेक्टेड मैनेजर. किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख रहे हैं आईटीओ बोलते हैं उनको, रिस्पेक्टेड आईटीओ. तो उनका नाम वगैरह मेंशन करने से अच्छा उनकी पोजीशन मेंशन कर देते हैं और जो सैल्यूटेशन लगाना है लगा लेते हैं. तो ये सर मैडम का झंझट ही खत्म. तो ये भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है. आप भी आगे जाके कभी बिजनेस लेटर करस्पॉन्डेंस करोगे, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे, आपको ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है. छोटी छोटी चीजें होती है बट ये काफी काफी ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट होते हैं करस्पॉन्डेंस के, या एक जॉब में जहाँ पे आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशंस करने होते हैं, उस जॉब का ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. तो ये ध्यान रखना. तो ये सैल्यूटेशन. तो अगर ऊपर मैं वापस लेटर में जाता हूँ जो हमने देखा था बेसिक्स में, ये लेटर में अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले याद रखना ये हेडिंग ऐसा अलग से लिखते नहीं है. तो ये हेडिंग जहां कंपनी का नाम और एड्रेस. सेकेंड पार्ट जो हमने देखा वो डेट. इनसाइड एड्रेस में याद रखना है किसका एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस. यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस आता है पूरा एड्रेस आएगा पिन कोड के साथ, बिना पिन कोड के नहीं. फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लेफ्ट से भी लिखा जा सकता है, अगर छोटा है तो बीच में ऐसा SUB ऐसा लिखा तो भी चलता है, सेंटर में लिखा तो भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं. फिर आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में जैसे मैंने बोला एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आएगा जिसमें आएगा डियर सर, डियर मैडम, ऐसा कुछ तो भी आएगा. बॉडी ऑफ द लेटर, अब ये आगे से जो है बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह ये सब क्या है ये हम आगे के सेशन में देखेंगे. तो कल के सेशन में बचा हुआ लेटर्स का बेसिक स्टार्ट होगा. तब तक आपको जैसे मैंने बोला कंपनी का नाम वगैरह ढूंढ के रखना है. कल के सेशन में ये बेसिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे. बेसिक्स होने के बाद फिर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर में कुछ थ्योरी दी है और थ्योरी के बाद फिर एक्चुअल लेटर्स उन्होंने स्टार्ट किए. वो लेटर्स एक्चुअल क्या है, इसका थोड़ा बचा हुआ पार्ट क्या है, ये हम आगे के सेशन में देखेंगे.